आदाब नाजरीन, खबरनामी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल में आईपैक पर छापे ने बढ़ाई सरगर्मी। हाई कोर्ट आज ईडी समेत कई फरीकों की दरख्वास्त पर करेगा समाअत। ममता बनर्जी भी निकालेंगे एहतिजाजी मार्च। गवर्नर ने कहा, तबाही के वक्त अक्ल काम नहीं करती। गवर्नर सीवी आनंद बोस को धमकी आमेज ईमेल भेजे जाने के बाद मगरबी बंगाल में हलचल। सिक्योरिटी एजेंसियां चौकस। गवर्नर ने कहा, मुझे बंगाल के लोगों पर है भरोसा। वजीर दाखिला अमित शाह आज नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का करेंगे आगाज। एनएसजी के प्लेटफॉर्म से मुल्क की दाखिली सलामती को मिलेगी मजीद मजबूती। ईरान भर में इंटरनेट और टेलीफोन खदमात ठप। माशी बहरान की वजह से हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद सूरत हाल हो रही है मजीद खराब। और विमेंस प्रीमियर लीग 2026 आज से पहला मैच दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस और आरसीबी के दरमियान 5 फरवरी को वडोदरा में होगा फाइनल। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। कोयले की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में कल मगरबी बंगाल में ईडी के छापों ने न सिर्फ सियासी सूरत हाल को गरमा दिया है, बल्कि कानूनी और आईनी नुक्ता नज़र से भी इसकी रफ्तार बढ़ रही है। तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर ईडी ने सियासी और हिकमत अमली फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक के कोलकाता दफ्तर और इसके सरबराह प्रतीक जैन की रिहाइशगाह पर छापा मारा। इस दौरान वजीर आला ममता बनर्जी खुद जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और ईडी के काम में रुकावट डाली। ईडी ने इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट से रुजू किया और अदालत आज इस मामले की समाअत करेगी। दरअसल ममता बनर्जी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आज कोलकाता की सड़कों पर एहतिजाजी मार्च करेंगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि छापे सियासी चाल हैं। इस दौरान बीजेपी ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर सख्त हमला किया है। अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना ये अपराध है। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चला गया उसमें सारे तथ्य है। इस सारे जुर्म में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। इलीगल लोग या क्रिमिनल एक्टिविटीज जिस तरह से लोग करते हैं उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हुई है। वो संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो उसके खिलाफ बोलना हो, चाहे ईडी या कोर्ट के खिलाफ बोलना, उनका यही एक्टिविटीज है। मगरबी बंगाल में कोयला स्मगलिंग मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कोलकाता पुलिस ने अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शेक्सपियर सरनी थाने में कोलकाता पुलिस ने आज खुद नोटिस लेते हुए मामला दर्ज किया है, जिसमें ईडी पर सरकारी मुलाजमीन के काम में रखना डालने, धमकी देने, गैर कानूनी तौर पर किसी के घर में दाखिल होने का इल्जाम लगाया गया है। कोलकाता में आईपीएसी के दफ्तर पर ईडी के छापे और ईडी के हाई कोर्ट जाने के बाद मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पूरा वाकया मीडिया के जरिए सामने आया है, उसने उन्हें ये कहने पर मजबूर किया है कि तबाही के वक्त अक्ल मुखालिफ सिमत में काम करती है। उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी मौक़िफ़ पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि तशद्दुद और बदउनवानी वहां बढ़ने वाले 2 कैंसर हैं। मज़ीद बरां मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनका कहना था कि वो आईनी माहिरीन से मुशावरत कर रहे हैं कि क्या करना है, लेकिन चूंकि मामला ज़ेरे समात है इसलिए वो इस पर कोई फैसला नहीं करना चाहते।
of the whole incident as it has unfolded itself through the media. It makes me say, it is an endorsement of the saying, Vinash Kale Viparit Buddhi. Bengal has two cancerous growths on its body politic. One is violence, other is corruption. These are two issues which are to be tackled very effectively in a very proactive manner if this state is to come back in its pristine glory. I'm keeping my eyes and ears open. I'm consulting the constitutional experts on what to do. But since the matter is sub judice, I do not want to make any judgment on that. इन सब के दरमियान मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली है। गवर्नर को जुमेरात की रात एक धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ। धमकी के बाद गवर्नर की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। सूरत हाल का जायजा लेने और मौजूदा सिक्योरिटी इंतजामात को मजबूत बनाने के लिए सिक्योरिटी हुक्काम की आधी रात को मीटिंग हुई। रियासती पुलिस और सीआरपीएफ गवर्नर की हिफाजत के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गवर्नर आनंद बोस को Z+ सिक्योरिटी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को भी इस मामले की इत्तला दी गई है। गवर्नर सीवी आनंद बोस आज कोलकाता की सड़कों पर बगैर सिक्योरिटी गार्ड के चहलकदमी करेंगे। उन्हें यकीन है कि बंगाल के लोग उनकी हिफाजत करेंगे। गवर्नर को माजी में भी ऐसी ही धमकियां मिल चुकी हैं। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकियों के बाद बीजेपी ने रियासत की अमनो अमान की सूरत हाल पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी आईटी सेल के सरबराह अमित मालविया ने कहा, ममता बनर्जी के राज में खुशामदीद, जहां गवर्नर भी महफूज नहीं है। मगरबी बंगाल में अमनो अमान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी कोयले की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में एक निजी फर्म को बचाने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी से मुजरिमाना फाइलें छीनने में मसरूफ हैं। और आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल एमएलए और जनता उन्नयन पार्टी के बानी हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर गरीबों की रिहाइश पर कट मनी लेने का इल्जाम लगाया है। इसके साथ ही हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि टीएमसी गरीबों से 100 दिन के काम का पैसा लूट रही है। हुमायूं ने कहा कि टीएमसी गरीबों से लूटी हुई रकम गरीबों को क्यों वापस नहीं कर रही है। लोगों ने अब टीएमसी की सस्ती सियासत को समझ लिया है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने कुछ दिन कबल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर को लेकर कहा था कि वहां सिर्फ ईंट रखी है। कुछ लीडर फिरका वाराना सियासत को हवा दे रहे हैं। अभिषेक ने स्टेज से लोगों से कहा था कि मस्जिद के लिए पैसा मत दो, गरीबों को पैसा दो। अभिषेक की इसी बयान पर हुमायूं कबीर बरहम हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों के दरमियान एक पुल का काम करता है। ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन न सिर्फ महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद में मनाया जाता है, बल्कि भारत की तरक्की में भारतीय तारकीन वतन के ताउन को भी खराज तहसीन पेश करता है। भारतीय तारकीन वतन का किरदार मईशत, सकाफत और आलमी असर रसूख में अहम है। हमारे नामा निगार अखिलेश सुमन की ये रिपोर्ट इसी अहमियत और हिकमत अमली पर मबनी है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदुस्तान और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुस्तानियों के दरमियान एक अहम पुल का काम करता है। ये दिन 1915 में महात्मा गांधी की जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापसी के तारीखी लम्हे की याद दिलाता है, जिन्होंने जद्दोजहद आज़ादी को एक नई सिमत दी। इस दिन की शुरुआत 9 जनवरी 2003 को उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में की गई थी, जिसका बुनियादी मकसद बैरूनी मुल्क रहने वाले हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की तरक्की से जोड़ना और उनकी तजुर्बात से फायदा उठाना था। प्रवासी भारतीय दिवस सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि एक हिकमत अमली है, जिसके जरिए हिंदुस्तान बैरूनी मुल्क रहने वाले अपने शहरियों से राब्ता कायम करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस वक्त ये विचार बहुत गहराई के साथ लिया गया और वाजपेयी जी ने इस बात को प्रमोट किया कि जो भारतीय विभिन्न देशों में बसे हुए हैं
उनको भारत के निवेश के लिए, आर्थिक विकास के लिए और डिफरेंट टाइप की जो असिस्टेंस और प्रोग्राम्स जो एड होती है उसके लिए उनको सहायता ली जा सकती है। NRIs बन गए हिंदुस्तान के गैर मुल्की सफीर। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद होती हैं। हिंदुस्तानी शहरी और बैरूनी मुल्क हिंदुस्तानी निजात लोग इस तकरीब में शिरकत करते हैं। कॉन्फ्रेंसों में सरमायाकारी, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और सखाफत जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाता है। अहम वुज़रा और साबिक़ वुज़राए आज़म ने भी शिरकत की। 2015 से इस तकरीब को मज़ीद मौसर बनाने के लिए हर 2 साल के बाद मुनक्किद करने का इसे फैसला किया गया। गैर मुकीम भारतीय भी मईशत में अपना ताउन देते हैं। तरसीलात ज़र से बहुत सारे NRIs खानदानों और देहातों की मदद भी होती है। इससे फायदा ये होता है कि खानदानों और देहातों की मदद हो जाती है और हिंदुस्तान के डॉलर के ज़खायर में भी इजाफा होता है, जिससे IT, स्टार्टअप और सनत के कई शोबे इसके साथ जुड़ जाते हैं और साथ ही भारत से जुड़ने के बाद इसमें तरक्की होती है। गैर मुकीम भारतीयों को भारत से जोड़ने के लिए OCI कार्ड जारी किए जाते हैं, जिससे वो बगैर वीजा के हिंदुस्तान का सफर कर सकते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने गैर मुल्की दौरों के दौरान NRI से बाकायदगी से मुलाकात करते हैं और न सिर्फ हिंदुस्तान की तरक्की पर तबादला ख्याल करते हैं, बल्कि उन्हें मुल्क की तरक्की में अपना ताउन डालने के लिए उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। इससे न सिर्फ प्रवासी भारतीयों के लिए एहतराम का जज्बा उभरता है, साथ ही प्रवासी भारतीय दिवस की हकीकी रूह में इजाफा होता है। और वज़ीर दाखिला अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का आगाज करेंगे। NIDMS दाखिली सलामती को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। इस निज़ाम के जरिए धमाका खेज मवाद, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी IED के खतरे से निपटने के लिए मुल्क को एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इससे बम धमाकों की तहकीकात और रोकथाम को ताकत मिलेगी। ये पहल भारत की काउंटर ID सलाहियत और दाखिली सलामती के ढांचे को मजबूत बनाने की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के जरिए तैयार करदा NIDMS एक महफूज कौमी सतह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मकसद IED से मुताल्लिका डेटा को मुनज़्ज़म तरीके से यकजा करना, मुरतब करना और शेयर करना है। और दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क नकलो हमल और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी की सदारत में रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के ट्रांसपोर्ट वुज़रा की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद नितिन गडकरी ने मीडिया के नुमाइंदे को बताया कि सड़क हादसात को रोकना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसके लिए वो राहवीर योजना लेकर आ रहे हैं। क्या है राहवीर योजना और इसके फ़ायदे बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राजेश राज। ट्रांसपोर्ट की वजारत मुल्क में बहुत जल्द ही राहवीर योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें किसी भी सड़क हादसे से जख्मी हुए शख्स को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपए की हौसला अफजाई रकम दी जाएगी। इसके साथ ही जख्मी के इलाज का 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का खर्च बीमा के जरिए मरकजी सरकार अदा करेगी। वज़ीर आज़म जल्द ही राहवीर स्कीम का आगाज करेंगे। मीडिया से खिताब करते हुए भारत सरकार के नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने ये इत्तला दी। देश में कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है किसी भी रोड पर, केवल NH पर नहीं, और इसमें अभी पहली बात जो इसको एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा तो उसको हमने राहवीर बोला है और उसको हम 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे। दूसरी बात, कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट, पब्लिक, सरकारी, कोई भी, उसको जहां एडमिट किया जाएगा वहां मिनिमम 7 दिन का 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा हम देंगे। उसका इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से ये पैसा, इंश्योरेंस के साथ हमने कोऑर्डिनेशन किया है और ये पैसा इंश्योरेंस की तरफ से हम उनको देंगे। रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की वज़राए ट्रांसपोर्ट की मीटिंग के बाद नितिन गडकरी ने कहा कि स्लीपर कोच बस में आग लगने की खबरें मुसलसल सामने आ रही हैं।
बस बॉडियों की तामीर में बेशुमार बेज़ाब्तगियों की खबरें मिलती हैं। इसे रोकने के लिए अब ऑटोमोबाइल कंपनियां ही बस की बॉडी की तामीर कवायद ज़वाबित के मुताबिक कराएंगी ताकि इस तरह के हादसा पर काबू पाया जा सके। ट्रांसपोर्ट वज़रा की मीटिंग में हादसा को रोकने के लिए रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने का अज़्म का इरादा किया गया। वहीं आइंदा पार्लियामेंट के इजलास में मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम के तजवीज़ पर भी गर्मा गर्म बहस हुई, जिसमें सड़क सिक्योरिटी, मुसाफिरों की सहूलियात, गाड़ियों से मुतल्लिक ज़वाबित में बेहतरी की तजवीज़ है। रोड एक्सीडेंट देश की सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिन रात मशक्कत भी करते हैं। इसी कड़ी में राहवीर योजना लाने की तैयारी नितिन गडकरी कर रहे हैं, जिसमें घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने वाले नौजवान को मिलने वाली 25,000 की प्रोत्साहन राशि उनके लिए प्रेरणा का काम करेगी, तो 1.5 लाख की राशि जिन घायलों को मिलेगी उनकी जिंदगी भी बच सकेगी। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इंडस फूड 2026 का इनाकाद ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। 8 से 10 जनवरी तक जारी रहने वाला ये एशिया का सबसे बड़ा खाने पीने की अशिया का तिजारती मेला है। तकरीबन 1,20,000 मुरब्बा मीटर के कुल रकबे पर फैले इस एक्सपो में 120 से ज़ायद ममालिक के मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। सरमायाकारी, बरामदात, रेगुलेशन, AI, ऑटोमेशन और फूड इकोसिस्टम के माहिरीन भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। हमारे नामानिगार अजीत द्विवेदी ने इस तकरीब का जायजा लिया। फूड 2026 की शुरुआत ग्रेटर नोएडा में हो गई है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और TPCI के सहयोग से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर कि दुनिया भर के करीब 120 के करीब जो देश हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर शामिल हो रहे हैं। साथ ही तमाम तरह के उत्पादों को यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है और साथ ही फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में किस तरीके से नवाचार हो रहे हैं, किस तरीके से नए नए प्रोडक्ट जो हैं वो आ रहे हैं, उनको यहाँ पर दिखाया गया है। यूरोप, अमेरिका, बात मिडिल ईस्ट, तमाम अगर हम जो कॉन्टिनेंट की बात करें कि वहाँ के देश इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर भारत का जो है रिप्रेजेंटेशन बहुत ही खास है। यहाँ पर भारत की जो इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग की, वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर उन्होंने अपना शोकेस किया है। यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए हैं और भारत की बढ़ती ताकत दिखाता है ये एक्सपो की, किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत जो है लगातार ग्लोबल लेवल पर आगे बढ़ रहा है और वर्ल्ड के फूड बास्केट बनने की ओर भारत किस तरीके से अग्रसर है, वो इस तरीके से एक्सपो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जहां पर कि भारत की कंपनियां और भारत के जो फूड प्रोसेसिंग की टेक्निक है वो यहां पर एक ही छत के नीचे प्रदर्शित की गई हैं। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के सदर मोहित संगला ने कहा कि भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ने हालिया बरसों में नुमाया तरक्की की है। टैरिफ के इस शोबे पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। हुकूमत ने कई ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे करके इस शोबे को मजीद मजबूत किया है। हमारे साथी अजीत द्विवेदी के साथ एक खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि इस शोबे में भारत की बरामदात $35 बिलियन से बढ़कर $55 बिलियन पहुंच गई है। इंडस फूड 2026 की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए मोहित सिंगला जी हैं, TPCI के चेयरमैन हैं। सर, कितना बड़ा ये इवेंट है और क्या इस बार विशेष है? इंडस फूड विश्व में भारतीय मूल के खाद्य पदार्थों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी बन गई है। आज 2475 इंडियन फूड एक्सपोर्टर्स जो कि एक्सपोर्ट रेडी हैं, जो कि एक क्वालिटी फूड प्रोडक्शन करने का दावा करते हैं, सर्टिफिकेट्स उनके पास हैं, आज वो सब मिलके एक बहुत ही बड़ा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर 120 देशों से 15,000 से अधिक जो बायर्स हैं उनकी आज प्रेजेंस दिल्ली में हम देख पा रहे हैं। क्या सपोर्ट रहा है मिनिस्ट्री का और किस तरीके से आप मतलब कि वर्ल्ड वाइड जो है फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड जो बनाने कॉन्सेप्ट चल रहा है इंडिया को, उसको किस तरीके से ये सहयोगी होगा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई सारे देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करार किए गए, जिसके अंदर अभी हम देख पा रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इस साल उम्मीद है इंडस्ट्री को कि हो जाएगा। और कई सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, UAE एंड स्विट्ज़रलैंड EFTA कंट्रीज़ के साथ हुए। सो अगर हम भारत सरकार की दिशा देखें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट प्ले कर रही है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की कई सारी नीतियां हैं, जिसके अंदर छोटी इकाइयों को कोल्ड चेन के माध्यम से, यूनिट स्कीम के माध्यम से और क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से सपोर्ट दिया जा रहा है।
और आर्थिक तरीके से, आर्थिक रूप से और अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर के तरीके से भी इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। हमारा जो मार्केट है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है और क्या हमने जो नई मार्केट ढूंढे हैं उसमें कितने परसेंटेज हमारी ग्रोथ जो है वो हुई है या हम प्रिडिक्ट है इन फ्यूचर? अमेरिकन मार्केट के अंदर जो हमें टैरिफ फेस करने पड़ रहे हैं, मैं उसका कोई बहुत बड़ा असर भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ। अगर हम कोई भी जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर इंडियन डायस्पोरा को हम ग्रोसरी एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स बेचते थे, उसका एक्सपोर्ट्स अभी तक नहीं गिरा है। नो अदर कंट्री कैन क्रिएट अ सप्लाई चेन एज इंडिया। लास्ट 10 ईयर की ग्रोथ जर्नी की बात की जाए तो कितना चेंज देखते हैं आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर मैं बहुत ही अच्छा चेंज देख पा रहा हूँ। पिछले 10 साल में 35 बिलियन से बढ़ के आज 55 बिलियन पे हमारा फूड एक्सपोर्ट हो गया है और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है वो हमारा प्रोसेस्ड फूड है। जिस तरीके से भारत को वर्ल्ड का फूड बास्केट बनाने की बात चल रही है, उसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है या इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा रोल है और इसी के तहत जो है तमाम स्तर पे जो है प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन विमलेश के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, नोएडा। और नाजरीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, आइए अखबारात के जायजे में कुछ खास खबरें देख लेते हैं। ममता बनर्जी ने ईडी छापों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ईडी का सबूत बरामद करने का दावा। टीएमसी ने मरकज़ पर तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया है। और आइए इसी के साथ एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। आलमी किताब मेला 10 जनवरी से शुरू हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की और कई ज़बानों की किताबें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। और अब नाज़रीन देख लेते हैं अगली सुर्खी। स्टार्टअप और एआई एंटरप्रेन्योर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के शरीक तख्लीक़कार हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। और चलते चलते कुछ और अखबारात की भी सुर्खियां देख लेते हैं। ट्रंप ने कौमी मफाद का हवाला देते हुए अमेरिका को 66 आलमी इदारों से अलग कर लिया है। और कुछ और आइए जल्दी से हेडलाइंस पर नज़र डाल लेते हैं। वेनेजुएला तेल की आमदनी से सिर्फ अमरीकी मसनूआत खरीदेगा, ये भी ट्रंप का ऐलान है। और एक और ख़बर देख लेते हैं नाजरीन। अमरीकी वीज़ा के लिए मज़ीद 25 ममालिक के शहरियों के लिए $15,000 तक बॉन्ड जमा करना लाजमी बताया गया है। तो ये कुछ हेडलाइंस थी अखबारात की जो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं बुलेटिन पर, कुछ और खबरें देख लेते हैं। ईरान में मुजाहिरों के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार मुखालिफ ये मुजाहिरा जुमेरात की रात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। भीड़ ने सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। भीड़ ने सरकारी दफातर को भी आग लगा दी। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुल्क भर के तकरीबन 50 शहरों में उमड़ी भीड़ ने सड़कों पर आकर मुजाहिरा किया। इसके सबब मुल्क भर में इंटरनेट खदमात बंद कर दी गईं। यहाँ तक कि टेलीफोन सर्विस भी ठप कर दी गई। तहरीक का आगाज़ 28 दिसंबर को तेहरान में बाजार बंद होने के साथ शुरू हुआ था, जब रियाल करेंसी रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर पहुंच गई थी। अब ये मुजाहरा मुल्क भर में फैल चुका है। मुजाहरा आयतुल्ला अली खामनेई की क़यादत वाली हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन गया है, जो पहले से ही बरसों से आयद पाबंदियों और इसराइल के खिलाफ जून में हुई जंग के बाद माशी बहरान से दो चार है। और वेनेजुएला में सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी के बाद मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। मगरबी कराकस में नौजवान मुजाहिरीन ने अमरीकी फौजी कार्रवाई के खिलाफ मार्च किया और उनकी रिहाई का मुतालबा किया। मादुरो को अमरीका में मनशियात और असले से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर मुकदमे का सामना है, हालांकि वो तमाम इल्ज़ामात से इनकार करते हैं। मुजाहिरीन ने वेनेजुएला की खुद मुख्तारी पर इसे हमला करार दिया है। और अमरीकी सीनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी के हवाले से अहम कदम उठाया है। सीनेट ने एक करारदाद को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसका मकसद सदर को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर वेनेजुएला के खिलाफ फौजी कार्रवाई से रोकना है। करारदाद 52 के मुकाबले में 47 वोट से मंजूर की गई, जिसमें कुछ रिपब्लिकन सीनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। ये वोट एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी फ़ौज के हाथों वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की हालिया गिरफ्तारी
हिस्सेदारी पर तनाज़ा मज़ीद गहरा हो रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद इदारों से इनखला के अमरीकी फ़ैसले पर अफसोस का इज़हार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफ़न दुजैरिक ने कहा कि इन इदारों की बड़ी तादाद का इन्हिसार अमरीकी फ़ंडिंग पर है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि फ़िलहाल अक़वाम मुत्तहिदा को अमरीका की तरफ से कोई बाज़ाब्ता इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कुछ बैनुल-अक़वामी और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अमरीकी कौमी मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात का इआदा किया है कि तमाम इदारे अपने मैंडेट के मुताबिक काम करते रहेंगे। और खेल की खबरों में विमेंस प्रीमियर लीग का चौथा एडिशन आज से शुरू हो रहा है। मुकाबले का पहला मैच दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के दरमियान खेला जाएगा। 5 टीमों के दरमियान खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 22 मैच होंगे जो 28 दिन तक जारी रहेंगे। लीग मरहले के बाद एलिमिनेटर 3 फरवरी को खेला जाएगा और फाइनल मैच 5 फरवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट के मैच सिर्फ 2 जगहों नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। लीग मरहले में हर टीम 8 मैच खेलेगी। पॉइंट्स टेबल पर सर-ए-फ़हरिस्त रहने वाली टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाली टीमें एलिमिनेटर में आमने सामने होंगी। मुकाबले का फाइनल 5 फरवरी को वडोदरा में होगा। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।